स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, विच इज कनेक्टेड टू इंडियन पॉलिटी और आई कैन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आई। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है टू हियर अ प्ली चैलेंजिंग फर्स्ट अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सोच रहे हैं कि सर, क्या मैंने सही सुना? क्या आपने फर्स्ट अमेंडमेंट बोला? बिल्कुल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि पहला संविधान संशोधन एक्ट जो आया था 1951 में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारा संविधान कब आया? 1950 में। उसके अगले साल पहला संविधान संशोधन आया 1951 में, यानी कि 70-72 साल पहले जो चीज़ हुई, उस चीज़ को चैलेंज करते हुए एक पिटीशन फाइल की गई इन सुप्रीम कोर्ट, और प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को, इस प्ली को एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली है। हम लोग समझेंगे कि ये पिटीशन है क्या इस पिटीशन ने पूरे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया है, या फिर उसके कुछ प्रोविजंस, उससे जो बदलाव आए थे कुछ प्रोविजंस, उसको चैलेंज किया है। इसके अलावा हम लोग इस पर्टिकुलर केस की अपडेट भी लेंगे। लेकिन इस पिटीशन, इस प्ली पे जाने से पहले अब हमारे लिए बहुत जरूरी बनता है टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट? अब आप सोच रहे होंगे, सर एग्जाम के दृष्टिकोण से व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट आई कैन गैदर फ्रॉम हियर? सबसे पहले तो टू अंडरस्टैंड दिस, राइट, ये बहुत जरूरी बनता है। ऑल्दो मैं कहूंगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, बट कभी कभार स्टेट पीएससी में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। अगर करंट अफेयर्स का भाग है तो कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिस्कस द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। बट यूपीएससी सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से पहले हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये क्यों आए थे, क्योंकि हमें समझने की जरूरत है व्हाई डिड दे कम। और हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट केस रेफरेंसेस के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। नाउ टू गेट टू नो ऑल दैट इंफॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड, राइट? चलिए शुरुआत करते हैं। इनफैक्ट डिस्कशन की शुरुआत हम लोग सीधे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही करते हैं, राइट? तो यहां पे मैं आपको पहला जो हमारा संविधान संशोधन था 1951 में आया था, आई जस्ट टेल यू एट अ ग्लांस व्हाट इट इज, राइट? सबसे बड़ी जो बदलाव आए थे वो आया था इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन, यानी कि एक बदलाव आया था आर्टिकल 15 में। अब आप जानते हैं आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 गिव्स इन जनरल रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, राइट? आप जानते हैं कि आर्टिकल 16, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन एनीवेयर। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि द स्कोप ऑफ आर्टिकल 15 इज मच ब्रॉडर देन आर्टिकल 16, राइट? तो आर्टिकल 15 में कुछ बदलाव आया था रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, उसके अंदर कुछ बदलाव आया था आर्टिकल 19 में। अब देखिए, ये काफी स्ट्रेंज सा बदलाव था, क्योंकि 1951 में सरकार थी जवाहरलाल नेहरू की, तो सभी एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि लिबरल पॉलिसीज होंगी, राइट, लिबरल आइडियाज होंगे। लेकिन ये मैं कहूंगा एक एंटी लिबरल अमेंडमेंट था टू आर्टिकल 19। क्यों? क्योंकि जब आर्टिकल 19 को अमेंड किया गया, यहां पे रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया गया। आप जानते हैं कि ऑल्दो आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, यू आर बाउंड बाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इनफैक्ट जो रीजनेबल टर्म है वो भी इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था। साथ ही साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी गई थी, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। इसके अलावा जो तीसरा बहुत बड़ा बदलाव आया था वो था राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। यहां पे कुछ नए आर्टिकल्स ऐड किए गए। आप जानते हैं कि पहले वी हैड अ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 में था वो, राइट? लेकिन वो अभी हमारे पास फंडामेंटल नहीं, वो मूल अधिकार नहीं, अभी हमारे पास वो एक लीगल एक्ट या फिर लीगल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A, राइट? हम लोग जानते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में दो आर्टिकल्स ऐड किए थे, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B। आप जानते हैं आर्टिकल 31B इज द रूट ऑफ द 9th शेड्यूल विच इज कंसिडर्ड एज द ब्लैक होल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कुछ और भी बदलाव आए थे, आई वुड से नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 85, 174, 176, 341, 342, 376, इन सभी आर्टिकल्स में भी बदलाव आया था। इनफैक्ट चलिए मैं आपको डायरेक्टली इसके बेर एक्ट पे ले चलता हूं ताकि थोड़ा सा हम लोग चीजें समझें। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, राइट? ये है
कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, सीधे गवर्नमेंट वेबसाइट से हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर बैरैक को देखिए, आपको पता चलेगा ये जो पहला पैराग्राफ दिया गया है, दिस इज अबाउट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये संविधान संशोधन आया क्यों है। इनफैक्ट इस डिस्कशन के दौरान, एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द प्रोविजन। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोविजन में क्या है, ये शॉर्ट टाइटल है, उसका टाइटल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 15 को अमेंड किया गया। आर्टिकल 15 को अमेंड करके यहाँ पे स्टेट को पावर दी गई कि वो किसी भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन को रिजर्वेशन दे सकते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी दे सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज आई, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट आया। आर्टिकल 19 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऐड की गई, यानी कि जो टेक्स्ट था उसको बदल के यहाँ पे आप देख सकते हो सब क्लॉज ऐड किए गए, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस, फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, ये सारी चीजें। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज भी ऐड की गई। आर्टिकल 19 में आप जानते हो राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है, लेकिन ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई कुछ चीजें यहाँ पे बदलाव लाए गए कि सरकार के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशंस डिफाइन करने का पावर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आई, दैट स्टेट कैन कैरी ऑन एनी ट्रेड, एनी बिजनेस, एनी ऑक्यूपेशन, और उसको मोनोपोली के नाम पे आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये भी आया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि स्टेट ने यहां पे 1951 के अमेंडमेंट में क्या किया कि मैं नेशनलाइज कर सकता हूं किसी भी इंडस्ट्री को, बेसिकली दैट्स द आइडिया, राइट। इसके अलावा अगर आप देखिए बदलाव आया, इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 31A। अब ये आर्टिकल 31A क्या है? आर्टिकल 31A इज बेसिकली द डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन, यानी कि सरकार ने आर्टिकल 31A को ऐड किया, जहां पे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपका कोई एस्टेट है, सरकार उसको ले सकता है बाय प्रोवाइडिंग योर कॉम्पेंसेशन फॉर पब्लिक गुड, दैट्स द आइडिया, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 31B को भी ऐड किया। आर्टिकल 31B, इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B क्या है? आर्टिकल 31B प्रोवाइड्स वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। इनफैक्ट आर्टिकल 31B आ गया, इसका मतलब हमारे संविधान में एक नया शेड्यूल भी ऐड हुआ। पहले केवल 8 शेड्यूल थे, अभी 9th शेड्यूल भी आया, 9वां शेड्यूल भी आया। 9वें शेड्यूल में अगर आप किसी एक्ट को मेंशन कर दोगे, यानी कि इट वुड बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, दैट वाज द स्टांस एटलीस्ट टिल केशवानंद भारती केस, ये हमें पता है 1973 तक। यानी कि आर्टिकल 31B इज बेसिकली द जेनेसिस ऑफ द ब्लैक होल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज शेड्यूल 9। इसके अलावा कुछ और भी बदलाव आए, अमेंडमेंट टू आर्टिकल 85, 174, ये सारी उतनी चीज जरूरी नहीं है। जैसे 85, 174 में क्या किया गया, गवर्नर और प्रेसिडेंट को पावर दिया गया टू प्रोरोग द हाउस एंड टू डिसॉल्व द असेंबली और द पार्लियामेंट। इसके अलावा सम चेंजेस टू आर्टिकल 341, 342, 372, राइट, ये सारी चीजें। और अंत में आप देख सकते हो यहाँ पे 9th शेड्यूल में यहाँ पे कुछ एक्ट्स ऐड किए गए, जैसे कि बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड्स 1948, ये सारी चीजें क्या थी, लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए एक्ट्स थे जिन्हें 9th शेड्यूल में डाला गया, राइट। दैट्स द बेसिक आइडिया। आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आइडिया आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रॉडली अगर हम लोग बात करें, 3 इंपॉर्टेंट डोमेन में बदलाव आया। मैंने आपको बताया रिजर्वेशन के डोमेन में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के डोमेन में, और राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कुछ चीजों में बदलाव आया। और जो अभी पेटिशन या फिर प्ली फाइल की गई है, रिमेंबर इट इज कनेक्टेड टू दिस, यानी कि हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंसिव चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमें समझने की जरूरत है ये बदलाव आए क्यों थे। जैसे मैं कहूंगा ये रिजर्वेशन वाला बदलाव क्यों आया था आर्टिकल 15 में, आपको याद होगा वेरी प्रोमिनेंट केस चंपकम दोराराजन, राइट, वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1951 में। उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, स्टेट ऑफ मद्रास ने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, राइट, टू दी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसको चैलेंज किया गया, आप उसका वर्डिक्ट जानते हो, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद बदलाव लाया यहां पे, यानी कि रिजर्वेशन का जो डोमेन है उसको एक्सपैंड किया गया। प्लीज रिमेंबर, नाउ दिस वाज अ रिस्पॉन्स आई वुड से टू दी चंपकम दोराराजन केस इटसेल्फ, रिजर्वेशन का। इसके अलावा ये तो आपको काफी सिंपली समझ में आएगा, राइट टू प्रॉपर्टी वाली चीजें, ये बदलाव क्यों आया। आर्टिकल 31A डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन, की सरकार, स्टेट मेरी प्रॉपर्टी ले सकता है फॉर पब्लिक गुड और मुझे कॉम्पेंसेशन दे देगा। ऑल्दो उस समय पे इट वाज फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, और कई सारे ऐसे वर्डिक्ट्स आए थे जहां पे उस जो मूल अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी वाला, उसको वॉयलेट ना करे, इस तरह के वर्डिक्ट्स आए थे। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जो हम लोगों ने बात की, राइट,
जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था बिहार का, उसी को चैलेंज करते हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेरी प्रोमिनेंट केस कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1950 का केस था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रॉपर्टी को अपहेल्ड किया था। यानी कि कामेश्वर प्रसाद, इनफैक्ट नॉट कामेश्वर प्रसाद, कामेश्वर सिंह और हिज हाइनेस सर कामेश्वर सिंह, बहुत सारी जमीन थी उनके पास, सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स लाए तो उन्होंने चैलेंज कर दिया उसको कि मेरे पास एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी है एंड इट इज वायलेटिंग, एंड द जुडिशियरी अपहेल्ड इट, राइट। जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे दे वर गेटिंग हिंडर्ड, इसीलिए 31A और 31B को ऐड किया गया और 9th शेड्यूल लाया गया, जिसमें आपने देखा कि बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट, बॉम्बे टेनेंसी एक्ट, ये सारे जो लैंड रिफॉर्म वाले एक्ट थे उसे 9th शेड्यूल में डाला गया, यानी कि इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जुड़ी हुई चीज़ों में भी बदलाव आया। अब ये काफ़ी एक स्ट्रेंज सी डेवलपमेंट थी। मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, राइट। उस समय पे नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस। इनफैक्ट जब ये बदलाव आए थे, एक काफ़ी डिबेट भी हुआ था, लंबा डिबेट भी हुआ था इन दी पार्लियामेंट, जहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बदलाव को क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने इसको अपोज किया हुआ था, बट नॉनदलेस दीज केम। अब सवाल उठता है कि सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में रेस्ट्रिक्शंस क्यों बढ़ाए गए? क्योंकि कुछ चीजें या फिर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हुए, केसेस के वर्डिक्ट्स आए, जिसको हम लोग देखेंगे थोड़ा डिटेल में यहाँ पे। वाई आर्टिकल 19 वाज अमेंडेड, और आपको समझना है कि क्यों मैं इन तीनों में से केवल ये डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अभी फिलहाल इस पिटिशन में दिस हैज बीन चैलेंज, रिमेंबर दैट, राइट। अब क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट केस है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1949 का। अब उस समय पे मद्रास गवर्नमेंट थी, तमिलनाडु तो नाम बाद में आया। तो मद्रास सरकार ने क्या किया, एक लेफ्ट लीनिंग मैगजीन थी, लेफ्ट मतलब मैं कहूंगा कम्युनिस्ट लीनिंग मैगजीन थी, जिसका नाम था क्रॉस रोड्स, और इस क्रॉस रोड्स के ऊपर कुछ रोक लगाए गए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए बाय वन ऑफ द ऑर्डर्स। मद्रास का ऑर्डर आया था, मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949, जहां पे इन्होंने इस पर्टिकुलर मैगजीन के ऊपर, मैगजीन मतलब पब्लिकेशन, जर्नल आप कह सकते हो, इनकी पब्लिकेशन के ऊपर रोक लगा दिया। अब रोमेश थापर ने चैलेंज किया इस चीज को कि इसका जो सेक्शन 9(1)(a) था, मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए, क्योंकि यहां पे इन्होंने रोक लगाई है साइटिंग पब्लिक सेफ्टी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और ये सारी चीजें आपको आर्टिकल 19 में नहीं मिलेंगी। आर्टिकल 19 में मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सो दिस इज वायलेटिंग माई फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और जुडिशियरी ने उस टाइम पे इस चीज को अपहेल्ड किया, यानी कि जो मद्रास का ऑर्डर था उसे उन्होंने खारिज कर दिया। इसके अलावा एक और प्रोमिनेंट केस भी है, इनफैक्ट ये तो मैं चाहूंगा कि एस्पिरेंट्स कभी ना भूले, रोमेश थापर ऑल्सो एंड ब्रिजभूषण केस ऑल्सो, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1950, कुछ इसी तरह का केस था, सिमिलर टू रोमेश थापर केस, जहां पे दिल्ली की कमिश्नर जो थे दिल्ली के 1950 में, उन्होंने प्री सेंसरशिप का ऑर्डर लाया, यानी कि एक जर्नल था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजर, और ये आरएसएस का था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था ऑर्गेनाइजर। इन्होंने कहा कि जब भी ऑर्गेनाइजर पब्लिश होगा, पब्लिश होने से पहले सरकार उसको पढ़ेगी, सरकार सेंसर करेगी, कर सकती है, कुछ इस तरह के ऑर्डर्स लाए गए। इसको फिर से चैलेंज किया ब्रिजभूषण, वाज द एडिटर ऑफ ऑर्गेनाइजर, उन्होंने चैलेंज किया सेक्शन 7(1)(c) जो ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट था, उसके सेक्शन के तहत ये सारी चीजें लाई गई थी, और इसको इन्होंने चैलेंज किया। इशू सिमिलर था रोमेश थापर केस का, ब्रिजभूषण केस का, दोनों का इशू काफी सिमिलर था, और जुडिशियरी का जो वर्डिक्ट था वो भी सिमिलर था। जुडिशियरी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इनफैक्ट ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट केस है विच इज कनेक्टेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि ब्रिजभूषण केस में सुप्रीम कोर्ट ने, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1950 केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया। इनफैक्ट मैंने उस पर्टिकुलर जजमेंट से, उस वर्डिक्ट से डायरेक्टली आई वुड से कॉपी पेस्ट किया, वर्बैटिम चीजें यहां पे लिखी हुई है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही ड्यूरिंग द जजमेंट। लेट अस रीड इट, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज द एसेंस। क्योंकि देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी काफी डिबेट्स हुई थी, वहां पे लोगों ने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें एक फंडामेंटल राइट देना चाहिए, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 19 में इंडिविजुअल के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता है मतलब प्रेस को भी वो लागू होगी। यानी कि उन्होंने कहा हम लोगों ने इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया, बट इम्प्लिसिटली देयर इज फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बताया गया था, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीइटरेट किया। यहां पे इस पर्टिकुलर जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा there can be little doubt that the imposition of pre-censorship on a journal is a restriction on the liberty of press which is
an essential part of right to freedom of speech and expression declared by Article 19(1)(a). इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, एज पॉइंटेड आउट बाय द ब्लैकस्टोन। आप जानते हैं, अगर आप लॉ बैकग्राउंड से, तो I'm quite sure you must know about विलियम ब्लैकस्टोन, राइट? विलियम ब्लैकस्टोन की काफी कमेंट्रीज है इंग्लिश लॉ पे, which are very important for the law students. ब्लैकस्टोन कमेंट्रीज यहाँ पे, द लिबर्टी ऑफ प्रेस कंसिस्ट इन लेइंग नो प्रीवियस रिस्ट्रेंट, ध्यान रखिएगा, नो प्रीवियस रिस्ट्रेंट, यानी कि पब्लिश होने के बाद प्रेस पे एक्शन ली जा सकती है अगर कोई गलत चीज छापे, तो लेटर ऑन देयर कैन बी क्रिमिनल लायबिलिटी, देयर कैन बी इश्यूज ऑफ डिफेमेशन, लाइबल एटसेट्रा, लेकिन छापने से पहले प्री सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। और ये जो आपने ऑर्डर लाया है, इट वायलेट्स दैट। Every freeman has an undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public, and to forbid this is to destroy the freedom of press. अब इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनहेरेंटली आर्टिकल 19 में इट इज नॉट जस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि आप तो अपनी जो भी आइडियाज है उसको व्यक्त कर सकते हो, आप छाप भी सकते हो, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है आपके पास, ये बताया, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इस चीज को चैलेंज किया गया, राइट? मैं जैसे कि आपको बताया कि द चेंजेस दैट केम हियर दे हैव बीन चैलेंज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस, राइट? केस में क्या हुआ है, हाल ही में एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के राधाकृष्णन, इन्होंने चैलेंज किया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रू अ पीआईएल। अब ये पीआईएल क्या होता है? आई होप एवरीबडी नोज इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सोशल लिटिगेशन कर सकते, कोई भी कर सकता है। मैं आप कोई भी सिंपल एक लेटर लिख के आप सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भेज दीजिएगा पब्लिक गुड के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इट कैन बी सोशल क्लास एक्शन सूट फॉर पब्लिक गुड, वी कैन फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 1980 से काफी प्रोमिनेंट हुआ है, राइट? तो इन्होंने एक पीआईएल फाइल किया है जहां पे इन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया है जो 1951 में आया था। इन्होंने अर्ज किया है, दे हैव अर्ज्ड, द पेटिशनर्स हैव अर्ज्ड द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर सेक्शन 3(1)(a एंड 3(2), और ये दोनों चीजें क्या है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, इस चीज को इन्होंने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताए। क्यों? क्योंकि इट गोस बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट बेसिकली वॉयलेट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत वाइड पावर्स दे देते हैं स्टेट को। जैसे कि आपने देखा पब्लिक ऑर्डर क्या है, पब्लिक सेफ्टी क्या है, जैसे चीजें जो ऐड की गई थी, लेट मी जस्ट टेक यू हियर सो दैट वी अंडरस्टैंड। पब्लिक ऑर्डर who defines, state defines, friendly relations with foreign states, again काफी ज्यादा यहां पे सब्जेक्टिविटी है इन सभी चीजों को, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ठीक है। These things give immense power to the states to curb one's freedom of speech and expression, ये आर्ग्यू किया जा रहा है, that is why it violates the doctrine of basic structure, ये आर्ग्यू किया है, और इस पिटिशन को प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर इज अ लीगल इशू इन दिस पर्टिकुलर केस एंड दैट इज व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग दिस, वी आर टेकिंग इट अप फॉर द कंसिडरेशन। साथ ही साथ केंद्र सरकार की व्यूज पूछी गई है इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर, राइट? यानी कि दिस केस इज गोइंग टू गो ऑन, इसके ऊपर हमारी नजर जरूर रहेगी क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में। अगर समझ लीजिए इफ दीज आर हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो रेस्ट्रिक्शन से वो हट सकते हैं। लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ऑन दिस। आई होप कि आपको पूरा मुद्दा समझ में आ चुका है, क्या है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और क्या चैलेंज किया गया है स्पेसिफिकली। एंड नाउ द मैटर इज सब जुडिस, यानी कि जब भी इसके ऊपर सुनवाई होगी हम लोग चर्चा करेंगे, केंद्र सरकार रिस्पॉन्ड करेगी, उसके बाद पेटिशनर्स के आर्गुमेंट होंगे। पेटिशनर्स को भी बताया गया है, पेटिशनर के राधाकृष्णन और उनके लीगल काउंसिल को बताया गया है कि आप 5 पेजेस में इस पूरे मुद्दे को एक्सप्लेन कीजिएगा विद ऑल द लीगल प्रेसिडेंट्स एटसेट्रा, एंड केंद्र सरकार से भी अभी उनसे रिप्लाई पूछा गया है। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। अगर इस चीज़ पे कोई भी अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ in this particular discussion. Thank you for watching this video and you do know कि हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 14 नवंबर से, तो इसको आपको भूलना नहीं है। You do understand that the foundation batch is a one-stop solution for UPSC सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है। ये पूरा प्रोग्राम आपको मिलेगा 19,000 में, लेकिन आपको एक काम करना है, यू हैव टू यूज माय कोड राहुल लाइव, RHUL लाइव। जब भी आप चेकआउट करोगे, हमारा ऐप हो, वेबसाइट हो, वहां से चेकआउट करोगे तो इस प्राइस पे मिलेगा। इस प्राइस में आपको
1000 घंटे से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगे। 1.5 साल से भी लंबा ये कोर्स चलने वाला है बैच 8 का, विच इज़ आइडियल फॉर योर 2024 सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। सो विदाउट एनी डिले enroll for it now. Remember, the classes are starting from 14th November. Thank you for watching this video. Jai Hind. Hello, myself Dipesh Kumar Srivastav. I am targeting for UPSC 2023, for which I have subscribed Study IQ. Study IQ provides us a lot of things which is enough for our preparations. It provides handmade notes, PPTs note, handwritten notes that are too much for preparation. And the most important part of this Study IQ platform is that quality faculties, and the most important thing which I loved in Study IQ is that it provides a total checkup, a proper checkup mechanism on aspirants at each level, by mentorship, by daily question answer writing, by doubt session in class. All things are very good, and really the course is very affordable, so that I get my opportunity to pursue this course. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।